अध्याय 109 पर्वत। इस क्षण राघव को महसूस होने लगा कि यहाँ नीचे आना शायद एक बहुत बड़ी गलती थी। एक ऐसा जीव जो भूकंप ला सकता है, वह तो इस भूमिगत शहर के नीचे क्या छिपा होगा, ये कल्पना भी नहीं करना चाहता था। सरसराहट। अपने ऊपर चिपकी धूल और मलबा झाड़ते हुए राघव को अपने सीने में एक गहरा अवसाद महसूस हुआ। परंतु चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। धत्तेरे की राघव, अगर यह पूरी जगह भूकंप से ढह गई तो हम जिंदा दफन हो जाएंगे, कीकी चलते हुए बुदबुदाए। ज़ॉम्बी या काली कनखजूरा नुमा जीवों द्वारा खाए जाने से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह ... रुको, तुम सच में डरे हुए नहीं हो? उससे क्या फायदा होगा? राघव ने अपनी टॉर्च को आगे की ओर केंद्रित रखा, उसका स्वर तत्काल था। हम पहले ही यहाँ हैं, हमें इस यात्रा को सार्थक बनाना होगा। छी, अगर मैं यहाँ मर गई तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ फंसी रहूंगी, कीकी ने मुंह बिगाड़ा। तुम हमेशा वापस जा सकती हो और मिस्टर नमस्ते लाल कंकाल से मिल सकती हो, वह कम से कम विनम्र तो है। राघव को यह अजीब लगा, ऐसी स्थिति में भी ये लड़की मजाक कर रही थी। असंभव। कीकी ने अपनी गति तेज की और राघव की आस्तीन पकड़ ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कम से कम भटकती आत्मा तो नहीं बनूंगी। जैसे जैसे वे लंबी खोखली सुरंग से नीचे उतरते गए, उनकी धीमी बातचीत नम दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च सावधानी से रास्ते पर घुमाए। तभी अचानक वह रुक गया। कीकी अनजाने में सीधे उसकी पीठ से जा टकराए। ओह, क्या बकवास है, इतनी अचानक क्यों रुक गए? वह चिढ़ में अपनी नाक रगड़ने लगी, जब तक कि उसने ध्यान नहीं दिया कि राघव अपनी टॉर्च कहाँ दिखा रहा था। सुरंग की छत पर कुछ भूरा लाल, एक कपड़े धोने के टब के आकार का, दीवार से चिपका हुआ था। उसका अनियमित आकार डरावनी तरह से जैविक ऊतक जैसा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह मांस है? कीकी का चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। रुको, आगे देखो, और भी है। वह हाँफने लगी। राघव ने तुरंत अपनी रोशनी आगे चमकाए। वाकई, और अधिक उस मांस जैसी वृद्धि थी। खून से लथपथ ट्यूमर जैसे समूह सुरंग की दीवारों के साथ फैल गए थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वे घने होते गए। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह नीचे झुका, एक छोटा पत्थर उठाया और उसे उस मांस जैसी वृद्धि पर फेंका। धप, पत्थर टकराकर उछल गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, संक्षारण गलने के कोई संकेत नहीं। सावधानी से राघव करीब आया और अपनी उंगलियों को मांसल सतह पर दबाया। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या बकवास है? कोई उत्परिवर्तित म्यूटेटेड फफूंद? कीकी कांप उठी। राघव, ये जगह बहुत गलत महसूस हो रही है। अपने सीने में बस रहे असुख को नज़रअंदाज करते हुए राघव आगे बढ़ता रहा। वे जितना आगे गए, उतनी ही अधिक वह भयानक मांस दिखाई दिया। बड़े समूह आकार लेने लगे, कुछ तो सुरंग के पूरे हिस्सों को ढक रहे थे। राघव, कीकी ने निगला, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी विशाल प्राणी के पेट में आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह ... मैं भी यही सोच रहा था। इस बार राघव व्यंग्य नहीं कर रहा था, क्योंकि ठीक यही विचार उसके दिमाग में आया था। कीकी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। राघव, ध्यान देना। हवश। हवा का एक सर्दी भरा झोंका उनकी ओर आया। राघव की टॉर्च की रोशनी शून्य में गायब हो गई, जैसे किसी चीज ने उसे पूरा निगल लिया हो। उसने सांस लेना बंद कर दिया। सुरंग गायब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... हे भगवान! कीकी ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे एहसास हुआ कि वे एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे। सुरंग की दाईं ओर की दीवार पूरी तरह से ढह गई थी, जिससे एक विशाल खुला शून्य दिखाई दे रहा था। उनके ऊपर भूमिगत शहर की छत में एक विशाल आयताकार खिड़की से एक पीली चमक फैल रही थी। वह सतह थी। सुरंग भूमिगत शहर की भीतरी दीवारों के साथ चक्कर लगाते हुए नीचे जा रही थी। अब उनकी वर्तमान गहराई से स्तर 90 और नीचे। ऊपर का आकाश बस एक दूर का बिंदु था, जैसे कुएं के तल से ऊपर देखना। और नीचे एक विशाल ढहा हुआ गड्ढा। उस गड्ढे के केंद्र में एक पहाड़ी, मांस का एक पहाड़। वह भयानक लाल ऊतक जो सुरंग के साथ बढ़ रहा था, एक झरने की तरह खाई में गिरता रहा। और अब करीब खड़े होकर राघव ने एक भयानक बात महसूस की। वह पहाड़ी सांस ले रही थी। ये चीज नीचे से बढ़ी। राघव और कीकी पटरियों के टूटे किनारे पर खड़े थे, अथाह खाई में घूर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... राघव, क्या तुम्हें वह दिखाई दे रहा है? कीकी फुसफुसाए, उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। राघव ने अपनी आंखें संकीर्ण की, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च नीचे की ओर की तो किरण अंधेरे में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या दिखाई दे रहा है? कीकी ने गड्ढे के केंद्र की ओर इशारा किया।
राघव ने अपनी रोशनी को समायोजित किया परंतु फिर भी कुछ नहीं देख पाया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको। जब कीकी ने जवाब नहीं दिया तो राघव मुड़ा और जम गया। कीकी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। धीरे से उसने अपना गैस मास्क हटाया। पीली चांदनी के नीचे उसका चेहरा रंगहीन हो गया था, आंखें चौड़ी, शुद्ध आतंक से भरी हुई। उसने एक कांपता हुआ हाथ उठाया, गड्ढे की ओर इशारा किया और अपने दूसरे हाथ से उसने राघव की टॉर्च बंद कर दी। क्लिक। अंधेरा। टॉर्च बंद होने पर चांदनी ने खाई का और भी स्पष्ट दृश्य दिखाया। राघव ने कीकी की नज़र का पीछा किया और अंत में उसे देखा। उसकी आंख की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। कीकी किसी विशिष्ट स्थान की ओर इशारा नहीं कर रही थी, वह पूरे पहाड़ी की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि जब राघव ने उसे भूभाग के रूप में देखना बंद कर दिया और इसके बजाय उसे एक संपूर्ण रूप में देखा, तो उसे एहसास हुआ वह पहाड़ी नहीं थी, वह एक प्राणी था, एक विशाल 1000 मीटर लंबी इकाई। उसका भयानक पर्वत जैसा शरीर भूमिगत शहर के मूल पर फैला हुआ था। उसका मांस एक कैंसर के विकास की तरह बाहर की ओर विस्तारित हो रहा था। और सबसे भयानक बात, आकार, ये दिखता था एक विशाल मछली जैसा, असंख्य ऐंठी हुई मानव भुजाओं के साथ। राघव ने तेज सांस ली, बर्फीली हवा का एक कश अंदर खींचा। वह चीज, वह जीवित थी, एक जीवित आतंक। कीकी ने अपने हाथ अपने मुंह पर कस लिए, एक चीख को मुश्किल से रोकते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। राघव, उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये वही भूमिगत प्राणी है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो सकता है। राघव के हाथ मुट्ठी में कस गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे भगवान, उसका दिमाग घूम गया। ये चीज धरती के नीचे से बड़ी थी और यह अभी भी फैल रही थी। वर्षों से लोगों ने विश्वास किया था कि भूमिगत छिपना अधिक सुरक्षित था, कि जब सर्वनाश का दिन आया तो गहरी शरणस्थली उनकी अंतिम पनाहगाह होगी। परंतु अब, जब वे इस विशालकाय प्राणी के सामने खड़े थे जो भूमिगत शहर की नींव में गहराई तक बैठा हुआ था, ये स्पष्ट था, 37,000 लोग रातों रात गायब हो गए थे। एक बहु-खरब डॉलर का किला एक पल में गिर गया था। अथाह खाई के भयानक दृश्यों के सामने मानवता चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। अध्याय 110, रेल इंजन लोकोमोटिव। राघव, अब हम क्या करें? राघव ने एक गहरी सांस ली। वह कीकी की आवाज में डर महसूस कर सकता था। ये केवल कीकी ही नहीं थी, उसका अपना दिल भी आघात से भरा था। उसने आगे ढही हुई सुरंग और आंशिक रूप से खुली हुई दीवार को घूरते हुए चुप्पी साध ली। गुफा का पतन बहुत व्यापक नहीं था, लगभग 7 या 8 मीटर ही। सुरंग की भीतरी पहाड़ी दीवार का उपयोग करके वह सीधे पटरी और इस्पात के सहारे बना सकता था। अगर वह और कीकी मिलकर काम करते तो वे पटरी को स्थिर कर सकते थे। वे दोनों पहले ही 1000 मीटर से अधिक यात्रा कर चुके थे। अगर कुछ भी गलत न हुआ हो तो स्तर 95 पर माल टर्मिनल, फ्रेट टर्मिनल बस आगे ही होना चाहिए। इस मोड़ पर वापस मुड़ने का मतलब होगा कि भूमिगत शहर में उनकी खतरनाक यात्रा व्यर्थ चली गई, 3 अजनबियों को बचाने और अनिश्चित मूल्य के एक पौधे को उठाने के अलावा। रुको, मुझे पहले देखने दो। राघव ने आगे की अंधेरी आकृतियों का अवलोकन किया और कीकी को छाया में खींच लिया। शायद वह अत्यधिक सावधान हो रहा था, लेकिन इतनी दूर आने के बाद हार मानने का विचार बहुत निराशाजनक था। उसने मूल रूप से जैमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सुरक्षित करने की योजना बनाई थी, और यदि समय होता तो वह भूमिगत शहर के अन्य क्षेत्रों का पता लगाना चाहता था, शायद सैन्य तैयारी क्षेत्र, औद्योगिक जिला या यहाँ तक कि ऊर्जा भंडार। उसने यहाँ के नाइट वॉच प्रणाली पर नियंत्रण करने पर भी विचार किया था। लेकिन अब चोरी करने की तो भूल ही जाओ, उसे ये भी यकीन नहीं था कि उनका समूह इन सुरंगों की गहराई से बच पाएगा या नहीं। अगर उन्हें वापस लौटना पड़ा तो लिफ्ट अब कोई विकल्प नहीं थी। इसका मतलब था कि उन्हें स्तर 95 से वापस स्तर 65 पर माल लदान मंच तक पटरियों का उपयोग करके चढ़ना पड़ेगा। राघव ने पहले एक रेलखंड बनाया और कीकी से सावधानीपूर्वक इसे टूटे हुए हिस्से के ऊपर रखने को कहा। कीकी तनावग्रस्त दिख रही थी क्योंकि उसने इसे जगह पर स्थापित करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। क्लिक। दोनों तुरंत तनावग्रस्त हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब क्या? कीकी ने राघव की ओर देखा। चलो पहले पार करते हैं और रेल इंजन की जांच करते हैं। ये कहकर राघव ने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और अधिक इस्पात की पटरियां और सहारे बनाने लगा। ये देखकर कीकी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर पटरियों की मरम्मत में मदद करने के लिए अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। धमाका, धमाका। जल्द ही एक लटकी हुई अस्थायी पटरी ने आकार ले लिया।
राघव ने इसे इस्पात की प्लेटों से मजबूत किया, जिससे स्थिरता और उनके लिए एक सुरक्षित मार्ग दोनों सुनिश्चित हो गए। धप धप, जैसे ही उन्होंने लटकी हुई पटरियों पर कदम रखा, उन दोनों के दिल जोरों से धड़कने लगे। उनकी ओर भूमिगत शहर की विस्तृत दीवारें अंधेरे में फैली हुई थीं। उनके नीचे एक अथाह खाई थी, जिसकी गहराई अज्ञात थी। वे अंधेरे में छिपी किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से खुले थे। सावधान रहना, उस बड़ी चीज ने शायद हमें अभी तक देखा नहीं है। हर कदम एक अनंत काल जैसा महसूस हुआ, लेकिन अंततः वे एक और सुरंग में प्रवेश कर गए जहां अंधेरे ने रोशनी को फिर से निगल लिया। दोनों ने राहत की सांस ली। तेजी से चलो, अपनी टॉर्च चालू करते ही आगे की सुरंग तेजी से मांस जैसी वृद्धियों से भर गई थी। राघव और कीकी, हालांकि अभी भी तनावग्रस्त थे, उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। रास्ते में कुछ और विस्थापित और टूटे हुए सुरंग खंड दिखाई दिए, लेकिन कोई भी पिछले पतन जितना गंभीर नहीं था। सतर्क रहने के लिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए पटरियों की मरम्मत की। अंततः पटरियां समतल हो गईं और वे एक चौड़े भूमिगत माल स्टेशन पर पहुंचे। बीप बीप बीप, राघव के गीगा काउंटर ने चेतावनी दी। उसने उस पर एक नज़र डाली। विकिरण का स्तर 127.46 तक बढ़ गया था, जो खतरनाक रूप से उच्च था। हमें तेजी से चलने की ज़रूरत है। स्टेशन ने पूरी तरह से बिजली खो दी थी, लेकिन यह उम्मीद से उतना अंधेरा नहीं था। शहर की एक दीवार पूरी तरह से ढह गई थी, जिससे इस्पात और कंक्रीट का एक कंकाल ढांचा सामने आ गया था। एक विशाल टूटा हुआ लिफ्ट शाफ्ट ऊपर लटका हुआ था, जिसके अंदर कुछ इस्पात की तारें अभी भी ढीली लटक रही थीं। ये जगह पूरी तरह से बिखरी हुई है। राघव का दिल डूब गया। उसने अपनी टॉर्च से क्षेत्र को स्कैन किया। माल स्टेशन में 5 समानांतर पटरियां और एक लोडिंग डॉक था, एक विशाल जगह। ऊपर एक कंटेनर गैंट्री क्रेन अभी भी अपनी जगह पर थी, जिसका उपयोग कभी भारी माल को उठाने के लिए किया जाता था। आगे शहर की दीवारों में अंतराल ने एक और भी बड़ा शून्य प्रकट किया। एक ही नज़र में राघव भूमिगत गड्ढे के तल पर एक विशाल प्राणी की रूपरेखा बना सकता था। ऐसा लगता था कि उसका एक विशाल सिर है, लेकिन उसका शरीर अंधेरे से छिपा हुआ था। राघव, क्या तुम्हें नहीं लगता वह मांस हिल रहा है? कीकी कांप उठी। उसने अपनी टॉर्च दीवारों पर फैल रहे भूरे लाल मांस पर चमकाए। इसे समग्र रूप से देखने पर वे अंदर गिनती न किए जा सकने वाली जैविक संरचनाओं को हिलते हुए देख सकते थे, जैसे वे पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहे हों। राघव ने ध्यान दिया, लेकिन उस पर गहराई से सोचने के मूड में नहीं था। उसका पूरा ध्यान जेमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन को खोजने पर था। बीप बीप बीप, गीगा काउंटर और भी तेज आवाज में चीखा। राघव ने भान सिकोड़ी और इसे मांस जैसी वृद्धियों के करीब ले गया। संख्याएं 300 से ऊपर चली गईं, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने डिटेक्टर को मांस की दीवार की ओर इशारा किया, विशेष रूप से परे की विशाल छाया की ओर। विकिरण का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। विकिरण का स्रोत वहां से आ रहा है। राघव हैरान था। कोर रिएक्टर संख्या 1 स्तर 100 में गहराई से सीलबंद था। ये जगह विकिरण कैसे रिसाव कर सकती थी? राघव, उधर देखो। कीकी ने अचानक अपनी टॉर्च एक द्वितीयक मंच की ओर इशारा की। प्रकाश की किरण में एक सुव्यवस्थित ट्रेन इंजन छाया से उभरा। उसका विशाल औद्योगिक रूप अंधेरे में मडरा रहा था। राघव की आंखें चमक उठी। उन्होंने इसे ढूंढ लिया था। बिना किसी संकोच के दोनों मंच की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे करीब आए, चिकना, काला और बैंगनी विद्युत रेल इंजन दिखाई दिया। महान प्रवास ग्रेट माइग्रेशन के खंडहरों के बीच जेमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन गहराई में एक सोए हुए जानवर की तरह बैठा था। राघव उत्सुकता से पास आया और मैकेनिकल हॉट को सक्रिय करते हुए उस पर अपना हाथ रखा। मैकेनिकल हॉट स्कैनिंग। मैकेनिकल हॉट अधिरोपण ओवरराइटिंग। स्कैन पूर्ण। लक्ष्य जेमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन स्थिति, संरचनात्मक अखंडता 100%, बिजली प्रणाली कार्यशील, माइक्रोस्केल 152 प्रकार माइक्रो परमाणु DRX रिएक्टर, शांत कूल्ड सहायक ऊर्जा प्रणाली, परिचालन में। ये कैसा है? सब कुछ उत्कृष्ट स्थिति में है। परमाणु रिएक्टर शांत है, लेकिन मैं पहले सिस्टम जांच के लिए सहायक ऊर्जा प्रणाली को सक्रिय करने की कोशिश करूंगा। राघव ने समय बर्बाद नहीं किया। चरण 1 प्रारंभ स्टार्टअप शुरू कर दिया। इस पैमाने की एक मशीन को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना असंभव था। उसे ट्रेन के ऑनबोर्ड सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। उसकी वर्तमान भूमिका बस इसे शक्ति देना और ऊर्जा प्रवाह का प्रबंधन करना था, जबकि कीकी सिस्टम इंटरफेस को संभालेगी। ववूटिल्ड। जैसे ही राघव ने चरण 1 प्रारंभ सक्रिय किया, रेल इंजन के उप प्रणाली चालू हो गए। हेडलाइट्स झिलमिला उठी, अंधेरे को रोशन करती हुई। पहली बार जेमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन का पूरा गौरव उनके सामने प्रकट हुआ। वाह, ये चीज अद्भुत है। राघव की आंखें उत्साह से चमक उठीं।
इस रेल इंजन के साथ उनकी ट्रेन की बिजली की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। हीटिंग, पानी परिसंचरण, नोदन, प्रपल्शन, ये सब कुछ संभाल सकता था। 152 प्रकार DRX माइक्रो परमाणु रिएक्टर की तापीय बिजली उत्पादन क्षमता 290 मेगावाट थी, जिसका मतलब था कि राघव आखिरकार नोदन के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना बंद कर सकता था। इसके बजाय वह अपनी सुरक्षा में सुधार, आंतरिक यांत्रिक प्रणालियों को अपग्रेड करने और खुद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एकमात्र मुद्दा, जेमिनी 11R वेल 03 भारी गैस टरबाइन रेल इंजन जितना टिकाऊ नहीं था। चलो अंदर चलते हैं। राघव ने गीगर काउंटर पर एक नज़र डाली, उसका भाव बदल गया। इस ट्रेन का बाहरी खोल उच्च स्तरीय विकिरण परिरक्षण के साथ बनाया गया था, वे अंदर अधिक सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा उसे अभी भी रिएक्टर, घटकों और सिस्टम का निरीक्षण करना था, वह उच्च विकिरण क्षेत्र में रखरखाव करते हुए खड़ा नहीं रहने वाला था। अध्याय 111, हमला अंडर अटैक। भूमिगत शहर संख्या 9, स्तर 65, चतुर्थ श्रेणी का माल रेल टर्मिनल। अनंत ट्रेन में पूनम और राजिता चिंता से राघव और कीकी के समाचार की प्रतीक्षा कर रही थीं। गहरी भूमि के नीचे पहले आए भूकंप का अनुभव करने के बाद दमनकारी वातावरण ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। उन्होंने शुरू में इस भूमिगत शहर को सभ्यता का अंतिम गढ़, बचे हुए लोगों के इकट्ठा होने का स्थान माना था। कीकी की पहचान के साथ उन्हें इस अभियान से कुछ हासिल होने की आशा थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें जो मिला वह सर्वनाश का एक मकबरा था। यहाँ तक कि अश्विन और मम्पी, जिन 2 बचे हुए लोगों को उन्होंने बचाया था, उनसे भी उन्हें घोर निराशा की भावना महसूस हो रही थी, जैसे कि यहाँ मारे गए 37 लाख लोगों के भूत अभी भी गहराई में भटक रहे हों। डिंग डिंग डिंग। एक मेज पर बैठी राजिता एक पौधे के ऊष्मायन कक्ष के अंदर नरक के काले गुलदाउदी को जिज्ञासा से देख रही थी, उसकी आंखें आकर्षण से भरी थीं। इस बीच अश्विन और मम्पी जी भरकर रोने और कुछ खाने के बाद आखिरकार शांत हो गए थे। वे एक कोने में बैठे थे, ट्रेन के इस्पात बख्तरबंद आंतरिक भाग का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। आप कहाँ से आए हैं? क्या आप सिंगुर शहर जा रहे हैं? राजिता ने अपना सिर घुमाया और बिना जवाब दिए उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। ये देखकर अश्विन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप मम्पी के साथ बात करने लगी। पास ही राज अपनी बंदूक के साथ पहरेदारी कर रहा था, उसका ध्यान यात्रियों और ट्रेन के बाहर की स्थिति के बीच बंटा हुआ था। कॉकपिट में पूनम रिस्पॉन्डर संचार यंत्र के पास इंतजार कर रही थी, जबकि रिया, जिसने अभी अभी खाना खाया था, उसके बगल में खड़ी थी। मिस रिया, पूनम ने शांत और गंभीर महिला को देखते हुए पूछा, इस भूमिगत शहर के सभी बचे हुए लोग कहाँ स्थानांतरित हुए? रिया की नज़र थोड़ी झपकी, इससे पहले कि उसने तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया। प्रवास योजना लोगों को एक और भूमिगत शहर में स्थानांतरित करने की थी, लेकिन कौन सा, हमें कभी सूचित नहीं किया गया। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वे वहां सुरक्षित पहुंच पाए या नहीं। आपके अलावा क्या यहाँ कोई अन्य बचे हुए लोग बाकी हैं? रिया ने सिर हिलाया। सांख्यिकीय रूप से शायद, लेकिन बचने की संभावना कम है। इस समय शहर का मुख्य ऊर्जा कोर और 2 बैकअप कोर सभी नष्ट हो चुके हैं। एकमात्र जो अभी भी कार्यशील है वह स्तर 75 पर बैकअप कोर संख्या 3 है। भूमिगत शहर के सील हो जाने के बाद हमने बिजली के लिए इस बैकअप कोर से संपर्क किया। जहां तक अन्य बचे हुए लोगों की बात है, हमने सिस्टम में कोई गैर उत्परिवर्तित व्यक्ति का पता नहीं लगाया है और न ही हमने निगरानी के माध्यम से किसी को ढूंढा है। पूनम चुप हो गई, उसकी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। यह विशाल भूमिगत शहर, जो कभी अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण था, रातों रात एक भयानक मकबरे में बदल गया था, जिसने 3,70,000 आत्माओं को निराशा में दफन कर दिया। ये तो छोड़िए, इस रास्ते पर आते समय उन्होंने बर्फीले बंजर भूमि में भागते हुए अनगिनत शरणार्थियों को देखा। बीप बीप। उसी क्षण एक यांत्रिक चेतावनी की आवाज़ आई। पहले तो रिया ने सोचा कि यह रिस्पॉन्डर है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, पूनम ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली, उसे शांत रहने का इशारा किया। पूनम ने ट्रेन के रडार प्रदर्शन की ओर इशारा किया। कुछ आगे अंधेरे में हिल रहा था। चूंकि अनंत ट्रेन सतह से प्रवेश कर चुकी थी, उसका सामने का हिस्सा निकास की ओर था, जबकि कॉकपिट निचले सुरंगों की ओर इशारा कर रहा था। एक पल के लिए पूनम ने सोचा कि क्या ये राघव और कीकी हैं जो पटरियों के माध्यम से वापस लौट रहे हैं, लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। वे अभी अभी स्तर 89 सुरंग से नीचे उतरे थे। इतनी जल्दी स्तर 65 तक पहुंचना उनके लिए असंभव था। उसकी अचानक गतिविधियों ने रिया को अत्यधिक सतर्क कर दिया।
न केवल वह, राजिता और राज को भी कार एक में कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वे तनावग्रस्त हो गए। अश्विन और मम्पी उन्हें घबरा कर देख रहे थे, उनका डर बढ़ रहा था। क्या हो रहा है? क्या वे वापस आ गए? राजिता ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जैसे ही वह ब्लैकआउट पैनल खोलने के लिए खड़ी हुई, ट्रेन के किनारे पर अचानक एक जबरदस्त टकराव हुई। बैंग! कुछ अंधेरे से उनमें आकर टकराया था। अचानक हुई आवाज से अश्विन और मम्पी डर से चीख उठे। राजिता ने ब्लैकआउट पैनल को झटके से खोला। नारंगी आंतरिक रोशनी अंधेरे में फैल गई, जिससे एक खून से लथपथ सूखा हुआ शव किरण में खड़ा दिखाई दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और ट्रेन के बख्तरबंद खोल से टकराया। क्रैश! एक बहरा कर देने वाली टकराव की आवाज़ पूरे माल टर्मिनल में गूंज उठी, जो दर्दनाक रूप से तेज थी। यह क्या बकवास है? यह एक मानव विकराल है। राज का चेहरा गहरा हो गया। उसने अभी कुछ देर पहले ही इनमें से एक प्राणी से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यह वाला अलग दिख रहा था, ये स्पष्ट रूप से एक नियमित ज़ॉम्बी नहीं था। यह उन उत्परिवर्तित भयानक चीज़ों में से एक होना चाहिए जिसका उल्लेख रिया ने किया था। कॉकपिट में पूनम ने कार एक में हुई हलचल देखी और दौड़ने वाली ही थी जब टैप टैप ट्रेन के इंजन की छत से एक धीमी आवाज़ आई। कुछ ऊपर चढ़ गया था। वहाँ टिल्ड! रिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने और पूनम ने सहजता से पीछे हटना शुरू कर दिया। एक गहरी, भयानक गुर्राहट हवा में गूंज उठी। मंद रोशनी में कई भयानक टेंटिकल्स धीरे धीरे दिखाई दिए। वे कॉकपिट की बख्तरबंद विंडशील्ड पर रेंगते हुए चले गए, पीछे भूरा लाल बलगम छोड़ गए। एक मानव हाथ उन टेंटिकल्स में जुड़ा हुआ था। द्रव्यमान के केंद्र में वे दांतेदार दांतों की एक अंगूठी और एक भयानक मुंह स्पष्ट रूप तारांकन से देख तारांकन सकते थे। ये वाला भी एक मानव विकराल है, रिया ने भान सिकोड़कर बुदबुदाई। उसने पूनम की ओर रुख किया। क्या हम किसी रक्षा प्रणाली को सक्रिय करें या जवाब दें? पूनम ने बाहर दुष्वप्न जैसे प्राणियों को घूरते हुए एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वे अंदर नहीं आ सकते। बैंग बैंग बैंग! ट्रेन कांप उठी क्योंकि इसके खोल पर और अधिक टकराव की आवाज़ें गूंज उठीं। अजीब प्राणी किनारों और छत पर रेंग रहे थे। ओह! आवाज़ों ने अंधेरे माल टर्मिनल की गहराइयों से और भी अधिक भयानक चीज़ों को खींच लिया। ज़ॉम्बी, मानव विकराल, वे ट्रेन को घेर रहे थे। कार एक में चीखें हवा में भर गईं। राजिता गुस्से में अश्विन और मम्पी की ओर कदमों से बढ़ी। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। अगर तुमने एक बार और चीखने की आवाज़ निकाली तो मैं तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगी। अश्विन झुक गया, इस बात से हैरान था कि वह युवा लड़की कितनी निर्दयी लग रही थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने राज को हत्यारे इरादे से पास आते देखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वे वास्तव में उसे बाहर फेंकने जा रहे हैं। घबराकर उसने और मम्पी ने एक दूसरे से चिपक लिया, अपने मुंह को ढक लिया, एक और आवाज़ निकालने से भी डर रहे थे। मिस पूनम, राघव गेगे भाई से कोई खबर है? राजिता ने कॉकपिट की ओर आवाज़ लगाई। पूनम ने सिर हिलाया। अब तक ट्रेन पर लगातार हमला हो रहा था। उनके ऊपर काली कंखजूरा जैसी चीज़ें खिड़कियों पर रेंग रही थीं। एक महिला विकराल फीमेल येरी अचानक चीखी, कॉकपिट के दरवाज़ों की ओर दौड़ती हुई आई। उसके खूनी पंजे मजबूत धातु पर खरोंच रहे थे, अंदर जाने के लिए बेताब थे। भयानक चीज़ें ट्रेन पर झुंड बनाकर हमला कर रही थीं, उनकी भयानक चीखें डिब्बों के अंदर गूंज रही थीं। रिया हैरानी से देख रही थी। वह जानती थी कि यह ट्रेन भारी बख्तरबंद थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने लगातार हमले का सामना कर पाएगी। यहाँ तक कि मानव विकराल, जिसने प्रोफेसर को एक पल में मार डाला था, भी इसकी सुरक्षा में सेंध लगाने में असमर्थ लग रहे थे। ये चीज़ लगभग एक सैन्य टैंक जितनी सख्त थी। बीप बीप! रिस्पॉन्डर चालू हो गया। पूनम ने जल्दी से जवाब दिया। आखिरकार राघव की आवाज़ आई। टीचर पूनम, हमें रेल इंजन मिल गया। यह अद्भुत है। आपकी स्थिति क्या है? राघव झिझका। ओह, ये जटिल है। वहाँ क्या हो रहा है? हम ज़ॉम्बी और मानव विकरालों से घिरे हुए हैं। यकीन नहीं है कि उनमें कोई विकराल सत्ता एयरी एंटिटीज़ है या नहीं। पूनम ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, छत और डिब्बों पर एक नज़र डाली। लेकिन चिंता मत करो, उसने जोड़ा। हम ठीक रहेंगे। अध्याय 112, भूमिगत अंडरग्राउंड। रिस्पॉन्डर पर राघव का चेहरा उस क्षण गहरा हो गया जब उसने सुना कि अनंत ट्रेन पर हमला हो रहा है। उसने तुरंत अपनी स्थिति पूनम और अन्य लोगों को बताई। जिस क्षण उन्होंने उस विशाल भूमिगत जीव के बारे में सुना जिसे राघव और कीकी ने देखा था, सभी के चेहरे बदल गए, यहाँ तक कि रिया, जो पूरे समय शांत रही थी,
अचानक तनावग्रस्त हो गई। उसे और अश्विन को लंबे समय से संदेह था कि अज्ञात भूमिगत जीवन रूप केवल एक मानव विकराल या एक विकराल सत्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह कुछ और भी भयानक होगा। पीछे मुड़कर देखने पर भूकंप, अंधेरे का संक्रमण, अनगिनत मानव विकरालों का तेजी से उत्परिवर्तन, ये सब एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ लग रहा था। इतनी खतरनाक स्थिति के बारे में सुनकर, जबकि उनकी ट्रेन पर सक्रिय रूप से घेराबंदी की जा रही थी, पूनम ने महसूस किया कि वह स्थिति पर नियंत्रण खो रही है। उसने तुरंत पूछा, राघव, आगे की क्या योजना है? मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। आप सब तैयार हो जाओ। अगर हमारे पास जुड़ने, लिंक अप का समय नहीं है, तो बस अनंत ट्रेन शुरू करो और सतह की ओर बढ़ो। हम पीछे से पीछा करेंगे और ज़बरदस्ती बाहर निकलेंगे। स्तर 95, 5वीं श्रेणी का माल टर्मिनल। जैसे ही वह बोला, राघव ने मैकेनिकल क्षमता का उपयोग करके जैमिनी 11R परमाणु विद्युत रेल इंजन पर हर प्रमुख प्रणाली सिस्टम का निरीक्षण करते हुए तेजी से काम किया। हालांकि 152 प्रकार DRX माइक्रो परमाणु रिएक्टर अभी भी शांत अवस्था तारांकन में था, राघव को वास्तव में इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उसकी मैकेनिकल क्षमता प्रणाली को तुरंत जंप स्टार्ट कर सकती थी। हालांकि भूमिगत शहर की विद्युत चुंबकीय रेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल सहायता के बिना इस रेल इंजन और अनंत ट्रेन दोनों को सतह तक शक्ति देना एक गंभीर चुनौती होने वाली थी। यहां तक कि RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊर्जा भंडार के साथ केवल उसकी क्षमता पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता था। की नियंत्रण छड़ों को बाहर निकालना शुरू करो, मैं यहां लगभग तैयार हूं। रिएक्टर को सक्रिय करने के लिए वांछित परिचालन स्थिति तक पहुंचने के लिए नियंत्रण छड़ों को धीरे धीरे बाहर निकालना आवश्यक था। कॉकपिट जैमिनी 11R। की ने जल्दी से प्रणालियों को ऑनलाइन कर दिया। कोर सक्रियण, नियंत्रण तारांकन छड़ें तारांकन निकाली जा रही हैं, प्रक्रिया तारांकन में तेजी लाई जा रही है। वर्तमान तारांकन तारांकन कोर तारांकन तापमान 76 डिग्री सेल्सियस %। प्रारंभ तारांकन तारांकन प्रगति तारांकन 3%। क्लंक। जैसे ही पहली नियंत्रण छड़ को बाहर निकाला गया, छोटे परमाणु रिएक्टर से एक धीमी गुनगुनाहट निकली। एक हल्की नीली चमक एक पल के लिए झिलमिला उठी। चेरेनकोव विकिरण। एक अदृश्य ऊर्जा नाड़ी बाहर की ओर फैल गई। की ने प्रगति स्क्रीन को घूरा, फिर अचानक कुछ सोचा। राघव, विकिरण को रिएक्टर के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। उसने भान सिकोड़ी, लेकिन वह घिनौना मांस अत्यधिक विकिरणकारी है, और वह बाहर की चीज, वह भी विकिरण उत्सर्जित कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह प्राणी? राघव ने उसकी ओर देखा। की अचानक बोल पड़ी। क्या उसने कोर को खा लिया? राघव बीच में ही जम गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक धीमी गड़गड़ाहट की थरथराहट गहराई से गूंज उठी। राघव और की तेजी से मुड़े। कॉकपिट की खिड़की के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके सिर सुन्न हो गए। स्टेशन की दीवार में अंतराल से परे भूमिगत खाई के तल पर विशाल छाया अचानक हिली। ये सूक्ष्म था, एक धीमी घूमने वाली गति, जैसे अंधेरे में किसी चीज ने अपना सिर सीधे उनकी ओर देखने के लिए घुमाया हो। धत। राघव का चेहरा तुरंत बदल गया। की शायद सही थी। अगर प्राणी वास्तव में भूमिगत शहर संख्या 9 के कोर रिएक्टर के कारण यहाँ था, तो इसका मतलब था उसने कोर संख्या 1 की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। सोचने का समय नहीं, हम जा रहे हैं अभी। राघव ने अपनी क्षमता को सीमा तक धकेल दिया। मैकेनिकल हॉट ऊर्जा से भर गया। मैकेनिकल हॉट ओवरक्लॉकिंग तारांकन प्रणाली %। इंजन प्रज्वलन अधिकतम उत्पादन %। जैसे ही जैमिनी 11R ने अपने इलेक्ट्रिक इंजन को गर्जना के साथ जीवंत किया, वह हिंसक रूप से कांप उठा। भ्रष्ट। हेडलाइट्स अंधेरे में चमक उठी, सामने खून से लथपथ मंच और सुरंग को प्रकट करती हुई। वूम। धूल और मलबा ट्रेन के खोल से फिसल गया क्योंकि यह आगे बढ़ने लगी। बूम। अचानक पूरी सुरंग हिंसक रूप से हिली, हवा में धूल के बादल भेजती हुई। की डगमगाए, सीधी रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक रेल इंजन स्तर 5 माल टर्मिनल से दूर खींचा, उनके पीछे एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। धूल और बल की एक सदमे की लहर सुरंग में दौड़ी, ट्रेन से टकराती हुई। जैमिनी 11R हिंसक रूप से झुका। वह क्या था? वह चीज है। पीछे देखने वाले मॉनिटर पर एक विशाल ग्रे सफेद सिलुएट धुएं में मडरा रहा था। वह इतना विशाल था कि उसने पूरी स्क्रीन को भर दिया। राघव की आंख की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने इंजन को अधिकतम गति के लिए मजबूर किया। टीचर पूनम को कहो कि चले, उसने की पर चिल्लाया। इस गति से स्तर 4 टर्मिनल पर अनंत ट्रेन के साथ सुरक्षित रूप से जुड़ने का कोई समय नहीं था। उन्हें अलग अलग आगे बढ़ना था।
अगर RG-7F के पास ऊपर जाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, तो राघव उसे पीछे से धकेलेगा। जब तक दोनों ट्रेनें चल रही थीं, वे एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। स्तर 65 अनंत ट्रेन। बीप बीप, रिस्पॉन्डर गड़गड़ाया। की तत्काल आवाज आए। मिस पूनम, ट्रेन शुरू करो अभी। पूनम का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत नियंत्रण की ओर दौड़ी। उसने सुरक्षा ताले अक्षम किए, थ्रॉटल को आगे धकेला और मार्ग तैयार किया। RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गर्जना के साथ जीवंत हो उठा। $$ अनंत ट्रेन तारांकन प्रणाली तारांकन ऑनलाइन $$ इंजन तारांकन सक्रिय तारांकन रिवर्स तारांकन मोड $। जैसे ही अनंत ट्रेन सुरंग की ओर पीछे हटने लगी, हेडलाइट्स चमक उठीं। बूम बूम बूम। बाहर ज़ॉम्बी और मानव विकराल ट्रेन के कवच पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन पूनम ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कॉकपिट के अंदर रिया ने अचानक अपना लैपटॉप बाहर निकाला। उसने भूमिगत शहर की उपप्रणालियों को हैक किया और रिपोर्ट दी। मैं स्टेशन के फाटकों को पहले से खोल रही हूँ। साथ ही मैं GF2 से GF4 तक स्विच पटरियों को फिर से रूट कर रही हूँ। अगर आप उन कोर 3 जैविक विज्ञान अनुसंधान डिब्बों को ढोने की योजना बना रहे हैं, तो इससे समय की बचत होगी। समझ गई। सब लोग खुद को संभालो, मैं तुमसे टकराने वाली हूँ। राघव की आवाज़ रिस्पॉन्डर के माध्यम से गूंज उठी। पूनम ने राज और राजिता पर चिल्लाया। पिछला प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं, जाओ और उन्हें साफ करो। राज तुरंत कार 5 की ओर दौड़ा। राजिता हाथ में बंदूक लिए उसके पीछे थी। कार 5 पीछे की गनर स्थिति। रेटेटेटेटेटे। राज ने पीछे की गोलीबारी का द्वार खोला और झुंड पर गोलियों की बौछार कर दी। ज़ॉम्बी विस्फोट कर गए क्योंकि उनके सिर उड़ा दिए गए। ऐंठे हुए टेंटेकल्स वाला एक मानव विकराल उस पर झपटा। ब्लैम ब्लैम ब्लैम, ये बंदूक की गोलीबारी से टुकड़े टुकड़े हो गया। इस बीच फ्लैटबेड ट्रेलर कई ज़ॉम्बी पर चढ़ गया क्योंकि अनंत ट्रेन सुरंग में तेज हो गई। कार 1 के अंदर अश्विन और मम्पी एक दूसरे से चिपके हुए थे, रात में बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भाई, राजिता ने राज को एक ताज़ा राइफल मैगजीन फेंका क्योंकि उसने एक स्वचालित राइफल के साथ पदभार संभाला। हम तेज हो रहे हैं।